अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? आपका फेवरेट प्रोग्राम डेली मॉर्निंग में मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम चैनल। प्रोग्राम का नाम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। और इस प्रोग्राम में जहां हम आपके मसले मसाइल डिस्कस करते हैं, वहीं पे हमें आपकी सेहत का भी रहता है बहुत ही ख्याल और एहसास। जहां पे फ़िज़िकल हेल्थ की बात आती है, मेंटल हेल्थ की बात आती है, वहीं पे स्किन केयर की बात भी आती है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी पहले आज जो हम जिस वायरस से गुज़र रहे हैं, जिस कोविड-19 की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, उसमें हम सबको अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मास्क का इस्तेमाल हम लोगों ने छोड़ दिया है। हम ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन होगा तो ही कोविड होगा, अदरवाइज़ कोविड जो है वो कहीं चला गया है। ऐसी सोच भी मत लाइए। यहाँ पर कोविड आपके इर्द गिर्द कहीं भी मौजूद हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नज़र आए, क्योंकि ये नज़र आता ही नहीं है। एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाला ये वायरस जो है सिर्फ आपको बचा सकता है जब तक आप मास्क वेयर नहीं करते हैं, जब तक आपके हैंड सैनिटाइज़र आपके पास नहीं है, आप अपने हाथ जो है वो नहीं धोते हैं, तब तक आप इस वायरस से नहीं बच सकते। एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात कर लीजिए ताकि आपको जो है वो आगे इलाज ना करना पड़े। बहरहाल जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। और साथ ही इस कोविड-19 की सिचुएशन में अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में चौथी लहर जो है वो कोई ख़तरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार करे। लेकिन जिस तरह लोग जोग दर जोग जो है वो इस वक्त पार्टीज़ में, फंक्शंस में और दूसरी जो है वो गेट टुगेदर्स में जो है वो इन्वॉल्व हैं, इतने इतने लोगों का जो है वो गेट टुगेदर किया जा रहा है, उसमें प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखिए, क्योंकि कोविड-19 हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये तो एक स्पेशल मैसेज जो डेली मैं आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू कोविड-19 के लिए देती हूँ, ये ज़रूरी है ताकि आप लोग जो है वो अपनी एहतियात करें और दूसरों की भी एहतियात करें। लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास इसलिए भी है कि आज हमने जो है वो आपकी स्किन को डिस्कस करना है, अपनी स्किन को डिस्कस करना है। हम सब की स्किन के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के हवाले से आज हमने जो है वो प्रोग्राम में बात करनी है। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। स्किन पे जो है वो आपके स्कार्स भी हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, आपकी जो है वो एक्नी इश्यूज़ जो है इस मौसम में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लड़कियों में और लड़कों में देखने में आते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, स्किन को ग्लो करने के लिए और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन से तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं। आज का प्रोग्राम तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एज फैक्टर कोई भी हो। इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ हमें कंसर्न है आपकी स्किन से। तो इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपनी डोमेन में, और वेरी क्वाइट यंग डॉक्टर। और इस वक्त में जो है वो इनको कहा जाता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में अच्छे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनमें एक नाम है डॉक्टर अली असद का, जिन्होंने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंट्रोडक्शन, और बहुत मेहरबानी आप लोगों की बुलाने की यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप आए हैं तो आपके आने का जाहिर है कि ये मकसद है कि हमारे जो नाजरीन हैं, आप उनकी जो स्किन डिज़ीज़ हैं, जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उनके सोल्यूशन के हवाले से भी बताएं। एक तो हम जो है वो कहते हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट यहाँ पर आते हैं और वो स्किन की डिज़ीज़ के हवाले से बात करते हैं। लेकिन एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्माटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है, ये ज़रा पहले डिफ़ाइन कर दीजिए, उसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ आती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट को या डर्मेटोलॉजिस्ट को। जैसे आपने क्वेश्चन में ही पूछ लिया कि वो स्किन डिजीज़ को जो उनसे है क्योर करते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो जी ऐसा ही है। डर्मेटोलॉजी एक 4 साल की जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, इसको हम लोग FCPS बोलते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर्स की होती है, और वो स्किन की जितनी भी क्लिनिकल कंडीशंस हैं, जैसे एक्नी हो गया, सोरोसिस हो गया, या इस तरह की एक्जिमा हो गया, इस तरह की बहुत सारी जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं उसको टैकल करता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट। जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसका जो मेन कंसर्न होता है वो है ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्किन के साथ। ठीक है, कि आपकी जो आउटर एक खूबसूरती है स्किन की, हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मेडिकेशन एंड इंजेक्शन एंड एनीथिंग विच इज़ इन्वेजिव। ये काम होता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट का। तो आई थिंक एक बहुत वाज़िया डिफरेंस है एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अंदर और एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर, और आपके लिए आसानी हो जाएगी इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि स्किन की प्रॉब्लम्स और स्किन के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। आप लेटेस्ट टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं जिससे आप जो एक कॉस्मेटिक सर्जरी भी आजकल जो है वो लोग करवाते हैं, परमानेंट मेकअप के भी मामलात हैं, फिर लेज़र ट्रीटमेंट भी आ जाता है, तो आप किन किन चीज़ों पे, किन किन डोमेन्स पे काम कर रहे हैं?
जी, जो हमारा कॉन्सेप्ट था क्लिनिक शुरू करने का, बेसिकली आई एम एन एकेडमिशियन, मैं पढ़ाता हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर। और जब मैंने ये शुरू किया था, मेरे साथ जो मेरे पार्टनर्स थे, हमारा एक कॉन्सेप्ट ये था कि हम उनको केटर करें अंडर वन रूफ हर फैसिलिटी को। तो हमारी फैसिलिटी के अंदर सर्जरी भी है, वी हैव अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत सीनियर हैं, बहुत डॉक्टर अमीन उनका नाम है। साथ हमारे कंसल्टेंट होते हैं, डॉक्टर हसन उनका नाम है, और साथ में मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। तो ये आपकी हर जो सा है जो क्वेरी है एस्थेटिकली, वो हम उसको कैटर करते हैं इन अंडर वन रूफ। उसमें आपके बाल भी आ जाते हैं, उसमें आपका वेट भी आ जाता है, उसमें आपका जो आपके फैट लॉस ट्रीटमेंट भी आ जाते हैं, उसमें जो सा है आपकी स्किन भी आ जाती है। तो हमने उसको यही बनाया है कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दें कि आप देखें अक्सर क्या होता है, अगर एक अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर एस्थेटिक एक्सपर्ट है, उसके पास सर्जिकल जो सा है वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो हम अगर हमारे पास अगर मेरे एक डोमेन में वो चीज़ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल अगर किसी का फैट लॉस का इशू है या फिर कोई और उसका एक स्पॉट रिडक्शन करनी है, मेरे पास नॉन सर्जिकल मशीन्स हैं उसके लिए। अगर मैं उसको केटर नहीं कर सकता विद मशीन्स ओनली, तो मैं उसको रेफर कर दूंगा डॉक्टर साहब के पास कि आप इसकी सर्जरी की तरफ हम जा सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा एक इनोवेटिव एक तो आपका एस्थेटिक क्लिनिक भी साथ ही है इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से जो आप नई टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, हमारी फ्लोरिंग है, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है हमारा सर्जिकल सारा का सारा सेटअप है, और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है हमारा सारा नॉन सर्जिकल सेटअप है। तो इस तरह हमने डोमेन्स को बिल्कुल डिवाइड कर दिया हुआ है स्पेशलिटी के लिहाज से। ओके, इस वक्त जो इस मौसम में जैसे कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, फिर आगे ये अब मानसून का मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया है, इसमें स्किन की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि स्किन की हालत पतली हो जाती है तो फिर ये गलत नहीं होगा। और लड़कियों को बहुत से मसाइल देखने पड़ते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, निशान पड़ जाते हैं, अगर आप मेकअप करें तो पसीना नहीं रुकता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन के डैमेज होने की चांसेस जो है वो 100% बढ़ जाते हैं, बल्कि 101% बढ़ जाते हैं। तो आप कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं आपके पास जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जी, जैसा आपने बताया कि इस मौसम के अंदर पसीना आना तो एक वो है ही है, क्योंकि हब्स है और एक ह्यूमिडेशन की वजह से जो उनसा आपका पसीना बहुत ज़्यादा आता है, फिर सन रेज जो एडिड डैमेज वो कर देती हैं। और हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा मसला है वो है एक सन ब्लॉक को यूज़ करने का। फीमेल्स मेल्स आप जिनका भी कहें, पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता कि सन ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है। सही। जैसे हमारी बॉडी के लिए क्लोथिंग इंपॉर्टेंट है, तो स्किन जो सा है आपके बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो जैसे अगर मैं आपको अपने सेटअप की बात बताऊं, सबसे जो हमारा जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्किन हाइजीन, क्योंकि जब पसीना आ रहा है तो सीबम प्रोडक्शन बढ़ रही है। बिल्कुल। जब वो बढ़ रही है तो डेड स्किन जो सी है आपके पोर्स के अंदर जो सा है वो डिपॉजिट हो रही है। तो हमें सबसे पहले उसको क्लियर आउट करना है कि आपकी स्किन सांस तो ले सके। अगर आपकी लंग्स के अंदर कोई मसला हो और आप सांस ही ना ले सकें तो जाहिर है आपको तकलीफ होगी। इसी तरह आपकी स्किन भी है, आपको फील नहीं होता लेकिन आपकी स्किन पे बता देती है कि भाई दाने बन रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट एरिया। तो हम जो सा है पहले तो रिकमेंड करते हैं कि एक अच्छी जो सी है क्लिनजिंग करें। क्लिनजिंग के लिए जो सा है हमारे पास एक्वापील के नाम से एक नई टेक्निक आई है जो कि हाइड्रा फेशियल था पहले। हम उसके एक स्टेप अप वर्जन है उसका हाइड्रा फेशियल, उसको हम कहते हैं एक्वापील। एग्जैक्टली, इट्स अ स्टेप अप वर्जन ऑफ दैट। इसमें हमारे डिफरेंट एक्सफोलिएटर्स होते हैं, क्लिनजर्स होते हैं, एंड अगेन हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट समर्स के अंदर भी है। तो हम इसको 3 स्टेप प्रोसीजर करते हैं। स्किन को हम लोग क्लींस करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं और हाइड्रेशन इंटैक्ट इन करते हैं, ताकि जो हमने स्किन पर डैमेज किया है एक्सफोलिएशन के साथ उसको जो कवर हम कर सकें। सही है। ये कितनी उम्र के बाद जाके जो है वो ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कितनी उम्र में ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आज जो हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा, इवन कि 20 इयर्स की गर्ल्स भी जो है वो हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए जो है वो ऑन एंड ऑन है कि हमें जो है वो सिर्फ एक नई टेक्निक आई है तो फ़ौरन से जाके हम जो है वो ये फेशियल करवा के देख लें कि कैसा लगता है। और आप यकीन करें कि ये इतना मतलब डेंजरस हो सकता है 20 इयर्स में। बीइंग अ डॉक्टर मैं भी ये बात जो है वो जानती हूँ, आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन ज़रूर बताइए कि हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ पे कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और यंगस्टर्स क्यों जो है वो जिस टेक्निक को देखते हैं उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं? जैसा आपने कहा, आजकल हर चीज़ एक ट्रेंड बन चुकी है। आपने अगर इंस्टा पे देख लिया कि एक हाइड्रा फेशियल का एक ऐड चल रहा है, तो आप जो सा है उसको करवाने के लिए चल पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा ही है। हाइड्रा फेशियल इटसेल्फ इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल, इट्स अ वेरी वेरी सेफ टेक्निक। बहुत ही जो सा है हम लोग सेफ तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इसको करने का तरीका जो सा है वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है।
आप अगर आजकल किसी देख को पता सकते ही हैं। नहीं है कि इसको टेक्निक को यूज़ कैसे करना है तो वो तो डेंजरस हुआ ना। एग्जैक्टली। तो मैं आपको इस तरफ में आ रहा था कि आप देखें आजकल हाइड्रा फेशियल हर जगह पर मौजूद है, हर सैलून ने जो उनसे हाइड्रा फेशियल रख लिया हुआ है और उनको समझ भी नहीं है उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी। अब इसमें एक्चुअली टेक्निक से ज़्यादा जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सफोलिएटर लगा रहे हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का या अप टू द मार्क नहीं है और या वो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो आप बताइए स्किन का क्या हाल होगा उसके बाद। ठीक है जी। और जो सा है उसकी मिकदार कितनी है उसको हमें डिल्यूट करना पड़ता है। उसमें मेंडेलिक एसिड होता है जिसको हम डिल्यूट करते हैं सेलाइन सोल्यूशन के अंदर। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो स्किन जलने का भी खतरा होता है, स्किन सेंसिटिविटी का भी खतरा होता है। और अगेन इतना हमारी धूप है यहाँ पर, आप एक जली स्किन के ऊपर दोबारा एक धूप आएगी तो सोचें क्या हाल होगा। तो जी टेक्निक बड़ा मैटर करती है इस चीज़ के लिए। आप जब भी जाएं एग्जैक्टली तो आप प्लीज़ देख लीजिए कि आपका अगर आपका कोई रेफरेंस वहाँ पर है, आप चेक करें किसी ने कराया है तो आप ज़रा पूछ के या प्रॉपर कंसल्टेशन लेके, और अगर आपको कोई कंसल्टेशन नहीं दे रहा और आपको अगर नहीं बता रहा कि आप क्या करेंगे तो प्लीज़ ये एक रेड फ्लैग है, वहाँ पर मत जाइए। कंसल्टेशन के लिए चार्ज इसलिए किया जाता है कि ताकि आपको जो है उसमें गाइड किया जाए। तो हाइड्रा फेशियल के चार्जेस इतने कम से कम कर दिए गए कि जब स्टार्टिंग में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये काफ़ी अच्छे हैवी अमाउंट में करवाया जा रहा था, लेकिन अभी आप देखें कि इस पर भी जो है वो ऑफ लगा दिया गया है कि 30% ऑफ, 50% ऑफ, और इस चक्कर में जो है वो ख़वातीन अपने स्किन को जो है वो मज़ीद डैमेज करने पहुँच जाती हैं। ये कितनी उम्र में करवाना चाहिए, इसकी सही उम्र क्या है, और कितनी उम्र की जो है वो लड़के और लड़कियों को ये नहीं करवाना चाहिए? अच्छा जी, इसमें किसी किस्म की उम्र की कैद नहीं है। हाइड्रा फेशियल के अंदर की क्लिनजिंग के मुतरादिफ है। इससे आप क्लिनजिंग स्किन की करते हैं, ये उस तरह ही सक्शन के साथ क्लिनजिंग करता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप 16 साल के बाद या फिर 18 साल के बाद अगर आप किसी और ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, हाइड्रा आप 16 साल के बाद ले सकते हैं, लेकिन 18 साल एटलीस्ट होना चाहिए ताकि आप अपना फैसला खुद कर सकें, क्योंकि हर बंदा एक इंडिविजुअल है और उसकी ऑटोनॉमी ज़रूरी है। पेरेंट्स बहुत घबराते हैं इस चीज़ से, इसलिए मेरा होता है कि 18 ईयर का बंदा एक इतना एडल्ट हो चुका होता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके और वो प्रॉपर समझ सके कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, कि आपको क्या इफेक्ट इस चीज़ से आएगा। तो वो प्लीज़ आप मेरे ख्याल में ये एज होनी चाहिए इसके लिए। सही। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल लड़कों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होती चली जा रही है कि किसी तरह हमारा रंग गोरा हो जाए। पहले लड़कियों में था ना ये कॉन्सेप्ट, लड़कियाँ जो है वो क्रीमें लगा लगा के अपना कलर जो है वो गोरा करती थी। मार्केट में 4 क्रीमें मिक्स कर लें, 5 क्रीमें मिक्स कर लें, सोशल मीडिया पे क्रीम्स की भरमार है, ये यूज़ कर लें तो आपकी स्किन जो है वो 15 मिनटों में गोरी हो जाएगी। अगर इस तरह सारे गोरे होने लगते तो दुनिया में तो कोई काला बंदा बचता ही ना। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में क्यों नहीं आता है। ये लड़के जो आजकल फेस वॉशेज़ और ये मुख्तलिफ क्रीम्स की तरफ जा रहे हैं कि इससे हमारा कलर फेयर हो जाएगा। अच्छा 2-4 दिन के लिए कलर फेयर हो भी जाता है, फिर डैमेज हो जाता है। ये तो डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा। डॉक्टर साहिबा, आप खुद एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं और आई थिंक आप के लिए बड़ा आसान है समझना, और आपके तवज्जो से हमारे जो देखने वाले भी समझ जाएंगे इस चीज़ को। पाकिस्तान में किसी भी प्रोडक्ट को शेल्फ पे आने के लिए कोई मुश्किल सामने नहीं आती है। आप किसी भी चीज़ को बना के अपना लेबल लगा के, अच्छी बोतल भी ना हो बेशक, आपका वो शेल्फ पे पड़ा होगा, और जो हमारी आवाम है ज़ाहिर है उन लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या लेना है, वो उठा के उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर आप बाहर देखें, FDA के अंदर देखें, या फिर CA, अमेरिका में FDA होता है, इंग्लैंड में या यूरोप में CA होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो सा है अपना कोई भी प्रोडक्ट उठा के मार्केट में विदाउट टेस्टिंग, विदाउट ट्रायल्स आप रख सकें। हमारे यहाँ पहला मसला तो ये है। रंग गोरा करना सिर्फ हमारा मसला नहीं है पाकिस्तान में, ये हमारे पूरे जो सा है, जो हमारा खित्ता है, इन लोगों का यहाँ पे मसला है, और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। लोग अपना रंग सफ़ेद करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप यकीन करें, मेरी प्रैक्टिस में पहला सवाल यही होता है, और खुदा अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, कुछ पेशेंट साथ में जो सा है एक एग्ज़ाम्पल भी लेके आते हैं कि मुझे अपनी बेटी का रंग ऐसा चाहिए। इट्स सो स्केरी एट द सेम टाइम, क्योंकि आप एक तो जो आप खुद एक जो सा माहिर नफ्सियात हैं, आपको पता है कि उस बच्ची के जहन पे क्या असर पड़ रहा है, जिसको आप एग्जैक्टली वो कितना एहसास कमतरी में जा रही है। ये तो हो गया फीमेल्स का मसला है, और यहाँ हमारा भी मसला है रिश्तों के लिए। आपको पता है रंग गोरा होना चाहिए, ये एक पूरे एक रिक्वायरमेंट लिखी जाती है कि रंग एग्जैक्टली। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस। आई थिंक हम लोग बड़ा गलत हम लोग की तरफ अपनी जनरेशन को लेके जा रहे हैं। दूसरा, अब जो लड़कों में जो कॉन्सेप्ट आ गया, ये और ज़्यादा डेंजरस है। वो कैसे लड़के सैलून पे बैठे रहते हैं। आई नो एग्जैक्टली, यही बात है। और लड़कों का आपको पता है उन्होंने काम भी करना है, उन्होंने बाहर भी, लड़कियाँ चले, हमारे यहाँ मोस्टली हाउस वाइफ्स हैं, यहाँ पे घर में लड़कियाँ रहती हैं, लड़कों ने बाहर बाइक पे बैठ के बाहर जाना है काम पे भी अपने, वो बेचारे अपना मुंह भी नहीं धो सकते बार बार, क्योंकि उन्होंने काम करना है। ठीक है, फिर एक स्टिग्मा भी अटैच है कि लड़की अपनी स्किन केयर क्यों कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी है वो भी। लेकिन स्किन केयर का मतलब ये नहीं है कि आपने रंग ही सफ़ेद करना है।
टॉल डार्क हैंडसम आई थिंक लड़कों के लिए कहा जाता है, तो आई थिंक उसी पर स्टिक करना चाहिए। मेरा रंग बहुत ज़्यादा फेयर है जो मुझे पसंद नहीं है, आई वॉन्ट कि थोड़ा टैन हो जाइए, पर ऑब्वियसली उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो जी जो क्रीम्स एग्जैक्टली जो क्रीम्स आ रही हैं मार्केट में वो डेंजरस क्यों है वो बता दूं मैं आपको। उसमें स्टेरॉइड्स हैं और मरकरी है। मरकरी आपको पता है पॉइजन है, स्टेरॉइड आपको पता है कि क्यों दी जाती है, वो स्किन को और मज़ीद पतला करती जाती है और इतना पतला कर देती है कि आप वेन्स को सी थ्रू कर सकते हैं। और एक जो मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जो एक अनियन का छिलका होता है प्याज का, उतनी पतली स्किन लोग हमारे पास लेके आते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक है। और आप सोचें कि उस स्किन के ऊपर जब आप मज़ीद क्रीमें लगाएंगे और सन एक्सपोजर करेंगे और गर्म एग्जैक्टली, तो वो एक डैमेज स्किन है। तो वो रंग सफ़ेद बेसिकली नहीं है, आपकी एपिडर्मिस पर से उतर चुकी हुई है क्रीमें लगा के, स्टेरॉइड लगा के। तो ये इतना ख़तरनाक है और खुदा ना खास्ता आप कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। प्री मेच्योर एजिंग इसके बाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि खूबसूरती सिर्फ एक गोरा रंग ही है, ऐसा नहीं है। खूबसूरती आपकी साफ हेल्दी स्किन है जो ग्लो कर रही हो, ये खूबसूरती है मेरे ख्याल में। है। और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह ने आपको नेचुरल कलर दिया है उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करें। जो भी डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी भी कि क्योंकि अब सारी कौम जो है वो इस तरफ चल पड़ी है कि रंग गोरा हो जाए, रंग जो है वो बस चमकता दमकता नज़र आए। किसी का देख लिया कि इसका ऐसा कलर है तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसी का मुँह लाल देख के अपने मुँह को भी लाल करने की ख्वाहिश हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के और लड़कियों को है। तो ये जो ख्वाहिश है इसको मतलब किस तरह से, अब देखें दिल है, अब सबका दिल चाहता है, जो गोरे नहीं हैं वो भी गोरे होना चाहते हैं, तो क्या करें कि स्किन साफ़ सुथरी और ग्लो थोड़ा सा जो है वो लगे। डॉक्टर साहब पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ये कह के आगे बढ़ाऊंगा कि आप बीइंग अ डॉक्टर आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम जैसे आज बात कर रहे हैं इसके ऊपर, पहले तो हम लोगों को इस चीज़ को जो है स्टिग्मा को हटाना है कि गोरा रंग खूबसूरती नहीं है। हम लोगों का जो खूबसूरती नहीं बिल्कुल है। भी नहीं है। और हर किसी की अपनी अपनी जो सी है खूबसूरती इंडिविजुअल होती है। अब तो मार्केटिंग मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक इफेक्ट देती है। हमें मार्केट नहीं करना चाहिए ऐसी किसी भी चीज़ को। हमारे पास हम जब मार्केटिंग अपने क्लिनिक की भी करते हैं, मेरा किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर या प्रोडक्ट के ऊपर वाइटनिंग कहीं पे नहीं लिखवाया हमने। हमने कहीं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि भाई लोगों को हम ऐसी चीज़ सिर्फ लेके क्यों आए जो उनकी चीज़ है ही नहीं। तो वाइटनिंग को प्लीज़ एडवर्टाइज़ ना कीजिए। पहली बात तो ये मैं जितने भी जो कंपनीज देख रही होंगी आप उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। और जो लोग देखते हैं, जो आपको कह रहा है कि आपका रंग सफ़ेद हो जाएगा 7 दिन में, इट्स अ गिमिक। आप मत जाइए उस तरफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है, अब हम बात करते हैं कि स्किन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, जिसमें हम लोग स्किन ब्राइटनिंग की बात कर सकते हैं। अच्छा वर्ड ये मेरे ख्याल में है। स्किन को ग्लो हम कैसे दे सकते हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले जी, जो आजकल का मौसम है आपको पता है समर्स में हमारा, और हम तो लाहौर में आपको पता है कि यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है। तो पहला काम क्या, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन सिर्फ बाहर से मुंह पे छींटे मारना नहीं होता, आपको इंटरनली जो है आपको पता है 70% हमारी जो बॉडी है वो वाटर है। तो आपको अपनी जो हाइड्रेशन है वो अपनी पूरी रखनी है। 12 से 14 ग्लास पानी आप दिन में लाजमी पीजिए। ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, उससे भी आपके जो है पानी रिटेन रहता है। ठीक है। नमक की मिकदार गर्मियों में प्लीज़ थोड़ी कम कर दीजिए ताकि जो है वो ब्लॉटिंग की तरफ आप ना जाएं क्योंकि ज़्यादा आप पानी पी रहे हैं। सही। दूसरा जो है हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग स्किन हाइजीन की बात कर सकते हैं। क्लिनजिंग ये एक सबसे आसान तरीका है अपनी स्किन को हेल्दी रखने का और ग्लोइंग रखने का। सही। प्लीज़ इसको आप अपना क्लिनजिंग दिन में कितनी दफ़ा करनी चाहिए एक आम स्किन वाले बंदे को? बिल्कुल जी। अच्छा जी, क्लिनजिंग जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही कोई मुश्किल और बड़ा ही कोई टेक्निकल टर्म है। एग्जैक्टली। क्लिनजिंग इज नथिंग, जस्ट वॉशिंग योर फेस विद अ गुड प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को सूट करता हो। ठीक है जी। आप क्लिनजिंग आप दिन में 2 दफ़ा तो लाजमी कीजिए। ठीक है। बट दिन में आप 3 से 4 दफ़ा मुंह लाजमी धोएं साफ पानी से, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो उनकी सरफेस एरिया उसको कूल ऑफ होगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो पसीना आता है। ठीक है। उसके बाद स्प्लैश ऑफ करेंगे तो आपकी जो स्किन है सरफेस पे कूल ऑफ इफेक्ट उसको मिलेगा और वो थोड़ी सी काम हो जाएगी। ठीक है जी। तो 3 से 4 दफ़ा मुंह धोइए अपना, 2 दफ़ा उसमें क्लिनजिंग ऐड कर लीजिए सुबह और रात के टाइम पे। तो ये आप और जो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं लोग, मैं भी थोड़ी सी बात जो है इसमें ऐड कर दूं, जो बहुत ज़्यादा ज़रा डिप्रेशन में रहते हैं, थके हुए होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। वाटर रेमेडी बोलते हैं हम इसको अपनी जो है वो ज़ुबान में, यानी कि साइकोलॉजी में। इसमें जो थेरेपी यूज़ होती है ये वाटर थेरेपी होती है। वाटर थेरेपी में क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करें, स्किन आपकी जो है वो टाइट फील हो या स्किन पर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो दाने या इस तरह की चीज़ें फील हों और आप डिप्रेशन में जाएँ, तो आप पानी के छट्टे लगाएँ।
यू नो, True. पानी हाथ में लेकर और उसको जो है वो अपने फेस पर ऐसे मारें कि आपको पानी फील हो आपकी स्किन के ऊपर, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप जब अपनी स्किन पर जो है वो उससे धोएंगे, साबुन यूज़ नहीं करना, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना, ओनली रेमेडी वाटर। और ये जो रेमेडी है वाटर की, ये बहुत यूज़फुल है, जिस तरह के हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली भी बता रहे हैं आपको कि ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और साथ ये डिहाइड्रेशन जो हो जाती है, इसके लिए जो है ना वो निमकोल का पानी बहुत बेस्ट है। देखिए नमकियात की कमी होती है तो स्किन ख़राब होती है डॉक्टर साहब, जाहिर बात है कि उस पर जो है वो डैमेजेस आ जाती हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारे जिस्म में से नमक की जो है वो कमी हो रही है। हम समझते हैं कि ठीक है पानी पी लिया, हमने अपना काम कर लिया, बट इसमें इस मौसम में लेमन आपका जो है वो ORS और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी स्किन के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब हो तो ही आप ORS का पानी पी सकते हैं, और वैसे ही पी सकते हैं। और विटामिन E लाजमी इस चीज़ को जो है वो अपनी स्किन के लिए पिएँ भी, और स्किन पे जो है वो लगाने के लिए भी। आगे आप बेहतर समझते हैं, आप बेहतर जो है वो मशवरा दे सकते हैं कि इसमें जो है वो क्या करना है। विटामिन E के हवाले से ये कहा जाता है कि ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। बहुत जी बिल्कुल ऐसा ही है। विटामिन E, विटामिन C, ये सब जो विटामिन जितने भी हम लोग आप देखिए हर क्रीम जो आप लेते हैं उसमें ये लाजमी शामिल होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी इनटेक आप जौन सा है, अच्छा जो एक चीज़ ज़रूरी नहीं आपने गोलियां ही खानी है, आप सिर्फ जो मौसमी फल हैं उनका एक रीज़न है कि वो उस मौसम में आए हैं, ठीक है। सर्दियों में विटामिन C आपको कहाँ से मिलता है, जितने भी हमारे ऑरेंजेस हैं, ठीक है जी। विटामिन C आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है जी। उसी तरह जो गर्मियाँ हैं उनमें आप देखिए जी उसमें आम आ जाते हैं, आप आम का इस्तेमाल कीजिए। नींबू पानी जैसे आपने बताया बड़ा अच्छा है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था सॉल्ट कम इंटेक करें, लेकिन आप नींबू के साथ अपनी जो सा है बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। तो आप सब चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं सर्दियों में। अच्छा, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब कुछ लोग वाटर बनाते हैं जिसमें वो खीरे भी ऐड कर देते हैं और जो है मुख्तलिफ फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। अब वो पानी का जो एक डिफरेंट सा टेस्ट बनता है ना, और वो जाके खीरे का जो पानी के साथ एक कॉम्बिनेशन कभी हुआ ही नहीं। तो ये जो लोग जो है वो लेमन के साथ खीरा और गाजरें और पता नहीं क्या क्या उसमें ऐड करके जो है वो एक डिहाइड्रेशन वाटर बनाते हैं और उसको जो है वो पीते रहते हैं, ये आपका मसला ख़राब भी कर सकता है। आपकी स्किन को ये चीज़ किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है। तो ये ज़रूर हमें बताइए कि लेमन जो है वो सिर्फ लेमन वाटर ही होना चाहिए, उसके अंदर कुछ और ऐड ना करें। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हमने जो कुछ नेट पे पढ़ना है हमने वो लाजमी फॉलो करना है। और अब यूट्यूब में तो आप देखिए वहाँ पर तो आपको इतने मशवरे मिल रहे होते हैं। मैं 1-2 दिन पहले मैं एक चैनल देख रहा था, बहुत छोटा चैनल था, लेकिन आप यकीन करें उसमें जिस किस्म के उन्होंने टोटके बताए हुए थे, मैं तो खुद एक दफ़ा हिल गया कि क्या बता रहे हैं। सोचा होगा मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की है। एग्जैक्टली स्टेरॉइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओ माय गॉड, दैट इज़ प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, ठीक है। आपके पास आजकल बहुत सारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, आप भी आई एम श्योर डॉक्टर साहिबा, हम लोग आजकल फ्री कंसल्टेशंस का हमारा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आ चुका है, ठीक है जी। हम यहाँ पर जो सा है 1 डे या 2 डेज अपने फ्री कंसल्टेशंस रखते हैं। प्लीज़ आप हमारे पास आइए, एक दफ़ा पूछिए। आपने जैसे बात की डिटॉक्स वाटर की, आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपने पीना है अगर आपने किसी से पूछा नहीं है। मैं बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, मैंने कभी खुद से नहीं पिया। मेरी अपने साथ जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, मेरी एक बहुत क्लोज न्यूट्रिशनिस्ट फ्रेंड भी हैं, मैं उनसे पूछे बगैर कोई प्लान फॉलो नहीं करता। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो प्लीज़ आप जो उनसे जिस चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट है आप उनको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे जाके पूछिए, फिर आप जो मर्ज़ी कीजिए उसके बाद। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो उनसा है, अगर आपको इसका पता नहीं है तो आप वो चीज़ ना फॉलो कीजिए। वो नीम हकीम खतरा जान एक बड़ा ही एक फेमस है, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल सही है। खुद से डॉक्टर ना बने, बल्कि जो डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो बैठे हैं उनसे जाके कंसल्ट करें, ताकि आपकी स्किन का जो मसला है ना, देखिए आपका एक चेहरा ही तो है जिस पर आपकी सारी शख्सियत जो है वो बिलोंग करती है। अगर आपने अपनी शख्सियत को निखारना है तो चेहरे की खूबसूरती लाजमी है, लेकिन इसकी खूबसूरती के लिए आपने किसी ऑथेंटिक जो है वो डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे नहीं कि उठ के किसी के पास भी चले गए, किसी भी सैलून में चले गए, वहाँ से ट्रीटमेंट करवा लिया और फिर बाद में प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा, सन ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि सन ब्लॉक जो है वो इन गर्मियों में इसमें बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग सन ब्लॉक लगाने के बाद उनको एक्नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अक्सर लोगों को सन ब्लॉक लगाने के बाद जो है वो थोड़ा सा जो है वो रैश वगैरह जो है वो स्किन पे हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहत? मैडम, सन ब्लॉक सिर्फ गर्मियों में नहीं, सन ब्लॉक 365 डेज़ होल अराउंड ईयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा बार बादल आ गए, आज तो धूप नहीं, सन ब्लॉक नहीं लगाना। अब वही बात को मैं आगे थोड़ा अपना कंटिन्यू करूँगा कि आपके किसी पड़ोस में किसी खातून ने एक सन ब्लॉक लगाया, आपने जाके वही नाम पर पूछा और आप जाके मेडिकल स्टोर से ले आए, ठीक है जी। यहीं पे बात आती है एक्सपर्ट्स की, ठीक है। आप जब सन ब्लॉक लगा रहे हैं, आपको अपनी स्किन का पता होना ज़रूरी है कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ये स्किन टाइप्स हैं।
इन स्किन टाइप्स के लिए हर जगह पर मौजूद हैं अलग अलग सन ब्लॉक्स, उनमें जी, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। सही। अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर एक जौन सा है थिक सन ब्लॉक लगाएंगे, डेफिनेटली आपको दाने बनेंगे। अगर आप जौन सा है इस तरह, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना कि आप बेसिकली खुद क्या हैं, ठीक है। वो देख के आपको आपका डॉक्टर बताएगा कि आइदर आपके लिए जेल फॉर्म में सन ब्लॉक बेहतर है, या फिर आपके लिए ऑयली स्किन के लिए हम जेल फॉर्म में बताते हैं। थोड़ा बता दूं ताकि थोड़ा आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। जो ऑयली स्किन है उसके लिए हम बताएंगे जेल फॉर्म में सन ब्लॉक, ताकि या फिर वाटर बेस बताएंगे, ताकि उसमें किसी किस्म का कुछ ऑयली वगैरह ना हो और आपकी स्किन और मजीद ब्लॉक ना हो। जो ड्राई स्किन है उसमें हमेशा आपको हैवी सन ब्लॉक लगाना चाहिए, ताकि आपकी स्किन पे जौन सा है लाइनें ना पड़ सके। एग्जैक्टली, वहाँ पर आप ऑयली यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग इमोलिएंट फॉर्म कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमें जौन सा है ऐसा ही सन ब्लॉक देखना है जो दोनों किस्म की स्किन को बेहतर, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो टी जोन होता है वो आपका ऑयली होता है, जो बाकी एरिया होता है थोड़ा ड्राई होता है। ये कॉम्बिनेशन स्किन है, उसमें आपको ऐसा सन ब्लॉक लगाना है जो आपकी स्किन को न्यूट्रल रख सके, और जहाँ पर ऑयली है यहाँ पे मजीद ऑयलीनेस ना करे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में सन ब्लॉक बताते हैं। अच्छा। ठीक है जी। उसके अलावा जो सा है, हम बहुत सारे स्प्रे फॉर्म में आ रहे हैं आजकल, तो ऐसा नहीं है कि सन ब्लॉक से आपकी स्किन पर निशान पड़ जाते हैं। रैशेज़, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर आपका जो सन ब्लॉक है उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आप एलर्जिक हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे रैश होगा, एंड स्टॉप यूजिंग इट। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप बता दूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, चाहे वो सन ब्लॉक है, चाहे वो कोई क्रीम है, हमेशा हमेशा एक पैच टेस्ट कर लीजिए। या तो कान के पीछे आप कर सकते हैं ताकि नज़र ना आए अगर आपको कोई रिएक्शन हो जाए, या फिर जोन सा है आप अपनी जोन सा है हाथ के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपको उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन होता है तो वो स्किन लाल होना शुरू हो जाती है, एंड स्टॉप यूजिंग इट राइट अवे। ऐसे ही डायरेक्ट जो है वो अप्लाई ना करें, बिल्कुल ऐसे जैसे इस्त्री करते हुए लोग डायरेक्ट ही इस्त्री जो है वो कपड़ों पर रख देते हैं। मैं अक्सर जो है वो ये चीज़ देखती हूँ कि भाई डायरेक्ट आप उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर इस्त्री क्यों कर रहे हैं, पहले उसको बाद में चेक कर लें किसी और कपड़े के ऊपर कि अगर आपने अपना कपड़े लोग क्यों जलाते हैं, इसी तरह आप अपनी स्किन जलाते हैं कि आपको जो है वो अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि आप स्किन के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो आप जो है फेस वॉश भी, अच्छा फेस वॉश भी, और ये जो आपके टोनर्स हैं ये भी, और स्किन की प्रोडक्ट भी वो यूज़ करें जो आपकी स्किन से रिलेट करती हैं, और ये आपको कोई जाहिर है कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। आप तो मेकअप भी जो है वो बताते होंगे कि या आप इस जो है वो कॉस्मेटिक्स जो आपने यूज़ करनी है वो किस तरह की होनी चाहिए। स्किन का जब आप टेस्ट करते हैं कि ये स्किन पतली है, हार्ड है, क्या है, तो उसके हिसाब से जो है वो जो हम जैसे लोग मेकअप करने वाले हैं, जिनको जो है वो सारा दिन टीवी के आगे जो है वो बैठना होता है मेकअप करके, खैर अक्सर लोग बहुत कम मेकअप करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर साहब, जब मैं अपनी ट्रेनिंग दुबई से ले रहा था तो वहाँ पर ये मेरे लिए बड़ा न्यू था, क्योंकि यहाँ मैं उससे पहले 2 साल तक काम एस्थेटिक्स के अंदर ही कर रहा था, स्किन में मैं काम कर रहा था। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग्स पे गया तो वहाँ पर विद ब्रांड्स जोन सा है, वहाँ पर जो वहाँ पे कॉस्मेटोलॉजिस्ट थे वो विद ब्रांड्स कि ये ब्रांड है, इसमें ये जो उनका इंग्रेडिएंट लिस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है वहाँ पर भी बहुत जो उनका DHA है, जो आपका दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी, वो बड़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ के अंदर, और वहाँ पे आप शेल्फ पे ऐसे कुछ नहीं रख सकते। तो वहाँ पे मेरे लिए इट वॉज वेरी न्यू कि लोग आके पूछ रहे हैं कि आई एम यूजिंग दीज कॉस्मेटिक्स, प्लीज टेल मी इज इट गुड फॉर माई स्किन। तो मैं बड़ा हैरान हुआ देख के, और जो वहाँ पे डॉक्टर साहिबा थी, उनका नाम बोनी था, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग इतने कॉन्शियस हैं कि वो हमसे आके इवन एक फेस, ऐसे आपने कहा फेस वॉश भी यूज़ करने के लिए हमसे पूछा जाता है कि मैं ये यूज़ करूँ कि ना करूँ। उनके पास सारी लिस्ट है, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, वो बता देते हैं कि इसमें ये हैं, आप एलर्जिक तो नहीं हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप एलर्जिक हैं कि नहीं हैं, वहाँ पर राइट अवे टेस्टिंग भी होती है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हम एडवांस नहीं हैं, इंशाल्लाह अब कुछ लोग इस चीज़ को कर रहे हैं आगे, और उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी आ जाएगा थोड़ा सा ये चीज़ भी। तो आप प्लीज़ अभी फ़िलहाल के लिए आप जो सा किसी से मशवरा कीजिए, और स्पेशली मैं किसी भी सैलून को नहीं बोल रहा, जो सैलून में जो मेन जो लोग हैं वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं, पर वहाँ पर जो उन्होंने हायर स्टाफ किया होता है वो इतना एजुकेटेड नहीं है। उनसे प्लीज़ आप मत मशवरा लीजिए कि मैं ये क्रीम लगा रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ, और वो आपको देती हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, मेरी अपनी एक क्लाइंट जो सा हैं वो आई, उन्होंने मुझे क्रीम दिखाई कि मुझे फलां पार्लर ने जो सा है उसकी लड़की ने ये क्रीम दी। ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं करेगा, कोई सैलून का ऑनर नहीं करेगा, या मेन मेकअप आर्टिस्ट वगैरह ये काम नहीं करेंगे, या ब्यूटिशियन नहीं करेगी। ये काम कौन करेगा? जो उन्होंने लड़कियां हायर की होती हैं, उन्होंने थोड़े बहुत पैसों के लिए आइडिया नहीं होता। एग्जैक्टली। तो वो मिक्स क्रीमें बना के उनको दी, और आप यकीन करें उनके चेहरे पे मैंने पूरा साल मेहनत की थी, उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स थे। उसको हमने पूरा 8 सेशन तक, हमने एक महीने में सेशन एक होता है, हमने वो किया था, और बड़ा अच्छा मैंने कंट्रोल किया उनको। और जब वो दोबारा आई, सेम दानों की पोजीशन थी, एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा आपने किया कि अपनी स्किन के साथ? देन शी टोल्ड मी आई यूज दैट क्रीम, और वो उससे मेरी स्किन पे रिएक्शन हुआ है।
आपकी बात को काउंटिंग नहीं करूँगा कि स्किन ज़रूर सफ़ेद होती है, लेकिन आप यकीन करें उसके बाद आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी कि जली हुई स्किन है। तो प्लीज़ इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। उतने ही पैसे आप किसी प्रोफेशनल से मशवरा लेने के लिए उनको फ़ी पे कर सकते हैं और उनसे पूछ के यूज़ कर सकते हैं। सस्ती चीज़ जो है ना वो आपकी स्किन के लिए कभी भी अच्छी साबित नहीं हो सकती। सस्ती चीज़ का मतलब ये नहीं कि कम पैसों में आपको मिल गई। सस्ती चीज़ वो जिसका आपको पता ही नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये आपको जब अप्लाई करने के बाद इसको क्या क्या आपका नतीजा क्या निकलने वाला है। तो बराए मेहरबानी स्किन के लिए ख़ास तौर पे सिर्फ कंसल्टेंट के पास चाहिए, डॉक्टर के पास चाहिए जो स्किन से रिलेट करते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे जाकर बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आप अपनी स्किन के साथ कैसे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ खुद से ना डॉक्टर बने, ना किसी से जो है वो पूछे क्रीम्स जो यूज़ करें। मार्केट में भरमार ऐसी क्रीमों की कि आपको इतनी सस्ती मिल जाती हैं कि आप उठा के जो है वो अपनी स्किन पर जो है उसको लगाना शुरू कर देते हैं और फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। जब आप वो छोड़ते हैं तो स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है और जब आप वो लगाते रहते हैं तो स्किन ठीक रहती है। बिल्कुल। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको प्रॉपर आप कैसे डील कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपके बाद एलेबरेट करूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि सस्ती क्रीम का मतलब ये नहीं है कि वो पैसों में सस्ती है। yes. सस्ता इज़ द क्वालिटी, आप जो रेफ़र करी थी मेरे ख्याल में, आई एम श्योर। तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा वो प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं होता। आप जो सा है एक क्वालिटी के ऊपर जाइए। सन ब्लॉक आपको, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का, सन ब्लॉक आपको शेल्फ के ऊपर किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में भरमार मिलेगी आपको। उनमें से एक सन ब्लॉक भी अप टू द मार्क नहीं है। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेके भी आपको बता सकता हूँ वो नहीं है। ठीक है जी। हमेशा मेडिकेटेड चीज़ के लिए जाइए। उसमें जो सा है उनको पता है कि उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, एक स्क्रूटनी से गुजर के वो प्रोडक्ट आया हुआ है और वो गलत हो ही नहीं सकता। उस पर रिसर्चेज हैं, उसके ऊपर जो सा है प्रॉपर जो सा है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की हुई है। तो आप प्लीज़ जो सा है उसको मेडिकेटेड चीज़ों की तरफ जाइए एज़ कम्पेयर टू आप जाकर डिपार्टमेंटल स्टोर से जाना शुरू कर दीजिए। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि महंगी चीज़ की तरफ, महंगा हमारा नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम इस जगह पे जा रहे हैं, ये इस जगह पे बैठा हुआ है बंदा तो ये तो बहुत चार्ज करेगा। ऐसा नहीं होता। आप प्लीज़ आइए। हम सस्ते का हमारा मुराद है लो क्वालिटी। पैसों में सस्ता ही होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है जो लो क्वालिटी होगी वो फिर आपको सस्ती पैसों में भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ जो है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं लेटेस्ट टेक्निक की तरफ कि इस वक्त में कॉस्मेटोलॉजी में क्या क्या लेटेस्ट टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहिबा, हमारे पास जो हमें बड़ा इनोवेटिव लगता है, जो लोगों को बड़ा इनोवेटिव लगा है हमारे पास, वो है परमानेंट मेकअप, जिसको हम लोग माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं। माइक्रो पिगमेंटेशन बेसिकली डर्मा पिगमेंटेशन के नाम से जो सा है पहले मार्केट में थी। डर्मेटोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते थे फॉर बर्न मार्क्स या फिर कुछ डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए उसको वो कर देते थे। अब इस चीज़ को जो सा है ऐड कर दिया गया कॉस्मेटिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर। इसका मकसद क्या है कि हम लोग आईब्रोज थिक कर सकते हैं, हम लोग आई लाइनर लगा सकते हैं, हम लोग लिपस्टिक परमानेंट लगा सकते हैं। आईलाइनर परमानेंट। ठीक है जी। बड़ा आपको आयरॉनिक लगेगा सुनने में, बट पूरा मेकअप परमानेंट। एग्जैक्टली। यू कैन हैव योर सेमी फाउंडेशन, जिसको हम लोग बीबी ग्लो कहते हैं। यू कैन हैव योर कंसीलर, जो आप 6 महीने तक आपको मुंह धोने के बाद उतरेगा नहीं वो। इसके अलावा जो है परमानेंट लिपस्टिक है, परमानेंट आईब्रोज हैं, परमानेंट आई एंड सो ऑन, द लिस्ट गोज ऑन। उसमें आपकी कंटोरिंग भी आ जाती है, अगर आपने बहुत एक्सट्रीम पे जाना है उसमें आपके जो सा है ब्लश ऑन भी आ जाता है, रोजी चीक्स यू कैन गेट परमानेंटली। इसको जी करने की टेक्निक ये होती है कि जो आपकी स्किन की 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। जो परमानेंट मेकअप के जो पिगमेंट है वो आपका एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान में इंजेक्ट किया जाता है विद माइक्रो। इट्स वेरी पेनलेस ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको बिल्डअप किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो कोई बारीक नीडल्स के साथ ही होता है। बिल्कुल जी। वो सेट ऑफ नीडल्स होती हैं, जैसे आप एक स्टैंपिंग, जैसे आप एक स्टैम्प करते हैं उस तरह एक स्टैंपिंग नीडल्स होती हैं और उसका एक डिवाइस होती है, हम उसमें उसको फिट इन करते हैं और उससे हम आपको जो है एक डिफरेंट टेक्निक से हम उसको अप्लाई करते हैं। ये सारे फेस पे जो है वो अप्लाई होता है, उसके बाद वो स्किन के अंदर जो है वो मिक्स होता है। बिल्कुल जी। मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग इसको स्किन की जो टॉप लेयर है उसके नीचे इंजेक्ट, जब हम उसको डिपॉजिट करते हैं। अब आप खुद भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आपको भी आइडिया है कि आपकी बॉडी में जब भी कोई फ़ॉरेन चीज़ आएगी वो वहाँ पर नहीं टिक सकती, वो मेटाबोलाइज होती है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि आफ्टर सम टाइम 2 to 3 वीक्स जो हम टाइम देते हैं उनको, जो 40% आपको इनिशियली बहुत एग्जेजरेट लग रहा होगा कि भाई बहुत डार्क हो गया कलर, 2 वीक्स के बाद 40% कलर विल रिटेन एंड बाकी सारा शट ऑफ हो जाएगा।
एक्सफोलिएट हो जाएगा। ठीक है जी। जो बाकी जो आपका कलर रहेगा वो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत आपको एक कलर मिलेगा उसके अंदर। बहुत सेफ़ टेक्निक है, हलाल है, ये सर्टिफाइड है और इस पर फतवा भी है। क्योंकि लोगों को होता है टैटूइंग, टैटूइंग ये बिल्कुल भी नहीं है। टैटूइंग बहुत डिफरेंट टेक्निक है। अच्छा। ये बहुत डिफरेंट टेक्निक है। सही। इसमें आपका ये 6 मंथ तक आप कह रहे हैं ना? 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स। जैसे अगर आप बीबी ग्लो कराते हैं फेस, इसको हम लोग सेमी परमानेंट फाउंडेशन कहते हैं। अच्छा। वो आपका 6 महीने तक लास्ट करता है मेरे एक्सपीरियंस में। अच्छा डॉक्टर अली, ये बताइएगा कि जो परमानेंट मेकअप की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ परमानेंट जो है वो आप करते हैं और किस तरह से, और ये पूरे का पूरा जो एक डमी फेस है वो किस तरह बना दिया जाता है? आईब्रोज़ की बात कर लें हम सबसे पहले, उसके बाद जो है वो हम 1 बाय 1 जो है बात करते हैं। अच्छा जी, जो परमानेंट मेकअप है इसमें हम लोग जिनसे आपके लिप्स, माइक्रो पिगमेंटेशन, योर आईब्रोज, इवन लाइनर्स, कुछ लोग लाइनर्स तक लगवाते हैं परमानेंट मेकअप के अंदर। आपका जो अगर कुछ लोग बहुत एग्जेजरेट करना चाह रहे हैं तो वो जो है इवन सेमी परमानेंट फाउंडेशन तो खैर बहुत कॉमन भी है, लेकिन जो कंटोरिंग है और इवन जो है आपके ब्लश ऑन वो भी लगवाते हैं परमानेंट मेकअप के थ्रू। तो इसमें डमी नहीं होता, इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल। आपको लगता है कि स्किन ही ऐसी है, ग्लो करती, बहुत ज़्यादा ग्लो इसमें आ जाता है। मतलब उसके बाद आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं रहती है? विर्चुअली यू डोंट नीड एनी मेकअप आफ्टर दैट। मतलब जो लेकिन लोग क्या उसके ऊपर भी मेकअप करते हैं? बिल्कुल जी, वो आप कर सकते हैं। इनकी हमारे पास मोस्टली कौन से क्लाइंट्स आते हैं जो लोग वर्किंग वेमेन हैं एंड दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्होंने जाना है काम पे, फिर वापस भी आके अपना घर संभालना है, उनके पास टाइम नहीं है सब कुछ करने का। तो मोस्टली हमारे पास डॉक्टर्स भी आती हैं, उनकी वो ज़ाहिर है वो पढ़ा भी रही हैं, वो काम भी कर रही हैं, तो वो आती हैं, तो उनका क्या होता है बिल्कुल नेचुरल फेस लगता है। और अच्छा, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होता, हमारे पास हम ये नहीं करते, हमें कोई आके बोलता है हमें रेड लिपस्टिक लगा दें, हम ऐसा नहीं करते। हम बिल्कुल पिंक शेड में जाते हैं ताकि वो बिल्कुल नेचुरल आपको लगे ही ना कि आपका मेकअप हुआ है, और एक पिंक शेड आपको टोन दे दें। आईब्रोज में भी हम ऐसे एक नेचुरल टोन देते हैं, आपको उसको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि आप उसको कॉस्मेटिकली बिल्कुल लेके जाने से बेहतर है कि आप उसको एस्थेटिकली साउंड कर लें। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट पर्सनली ये है उस वक्त। तो ये बहुत नेचुरल लगता है और बड़ा कंफर्टेबल प्रोसीजर है ये वाला। तो इसके बाद जो है वो आप स्पेशली कोई फेस वॉश और कुछ डिटर्जेंट्स या कुछ जो है वो क्लिनजिंग के लिए अपनी प्रोडक्ट भी देते हैं कि आपने यही यूज़ करनी है, इसके अलावा आपने कोई साबुन या कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना? नहीं जी, इसमें हमारा कुछ भी हम इस तरह मार्केट नहीं करते इस चीज़ को। हम साबुन से वो तो मैं वैसे भी साबुन नहीं लगाना चाहिए। जो सोप है, सोप एल्कलाइन है, आपको पता है हमारी स्किन स्लाइटली एसिडिक होती है, तो वो जो है उसको ख़राब कर देता है, उसके बैरियर को। और जब स्किन का pH हिलेगा तो वो प्रोन हो जाएगी डिफरेंट अटैक ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो साबुन यूज़ कर रहे हैं और फेस को जो है वो करके वो मल के जो है वो धोते हैं। होता क्या है जी, जो आपके नेचुरल ऑयल जो होते हैं वो फेस वो उड़ जाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो लोगों को लगता है वो ड्राई पैचेस आ जाते हैं, लोगों का स्किन सफ़ेद हो गया। अगेन वही स्किन वाइटनिंग का इशू सोप के साथ भी आता है। तो प्लीज़ जो है वाइटनिंग को दिमाग से निकाल दीजिएगा। और सोप यूज़ करना इज़ वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि उसमें जो है आपकी स्किन को जो है वो उसका बैरियर ख़राब कर देती है। आप अच्छा माइल्ड, और बहुत क्लिनजर्स भी ऐसे आते हैं जो कि बहुत फ्रेगनेंट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसमें खुशबू और जो सा होता है, वो प्लीज़ यूज़ ना कीजिए। सोप की मिकदार कम से कम हो। pH लिखा होता है, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं आजकल उस pH को पढ़ के जो है आप अपना कोई भी क्लिनजर या फिर फेस वॉश यूज़ कीजिए अपनी स्किन के जो है वो स्टाइल के मुताबिक, अपनी स्किन के टोन के मुताबिक, टेम्पो के मुताबिक कि आपकी स्किन क्या डिमांड कर रही है। आपकी स्किन हार्ड है, सॉफ्ट है, या किस तरह से है, ऑयली है या खुश्क स्किन है, ड्राई है। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, इसमें आप खाने पीने का भी जो है वो लोगों को डाइट प्लानिंग भी कुछ देते हैं, या फिर सीधा ही जो है वो आप जिस तरह बता रहे थे कि आप अपनी डाइट प्लानिंग जो है वो लेते हैं, तो इसमें आप आगे से रेफ़र कर देते हैं? अच्छा जी, मेरी एक जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उनमें न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं। अच्छा। बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अच्छा। तो और बहुत सारी हैं। ओके। तो मैं उन सब लोगों से पूछता हूँ, तुम बताओ, तो मैं उसको कंबाइन करता हूँ फिर। ओके। तो लोग मुझे डांटते भी हैं इस बात पे। लेकिन हमारे पास पैनल पे भी न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं जो कि जैसे हमारे पास कुछ बॉडी कंटोरिंग ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा। फैट लॉस के लिए, अगर इसमें क्रायोलिपोलिसिस है, इसको हम लोग फैट फ्रीजिंग बोलते हैं। उसमें फिर उनसे हमारे पास कैविटेशन, इसको हम लोग फैट मेल्टिंग बोलते हैं। एंड वी क्लेम कि उसमें आपका 1 इंच जाता है इन 40 मिनट्स राइट अवे। ठीक है जी। अब उसको मेंटेन करने के लिए यू नीड अ डाइट प्लान। मैं उसको एज अ प्रोफेशनल नहीं लेके रह सकता बिकॉज मेरी डोमेन में नहीं आता। आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आजकल क्या है, हर बंदा हर चीज़ बना हुआ है।
बना ऐसा हुआ है। प्लीज़ ना करें, जिसकी डोमेन है वही बेहतर बता सकता है। वही मैंने बता 5-7 सकता साल है, पढ़ा है तो किसी वजह से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, तो वो ऐसे ही। न्यूट्रिशन पैनल हमारे पे होती हैं, वो हमारे साथ ही हैं, वो आपको डाइट प्लान लिख कर देती हैं, आपको वो फॉलो करना है, फिर हम आपको दोबारा हफ्ते बाद बुलाते हैं मेजरमेंट्स के लिए और नए सेशन को बताने के लिए, क्योंकि हम वो साथ हमारे मौजूद होती हैं। और स्किन का भी वो बहुत सारा बताती हैं कि आप ये वाली चीज़ यूज़ करें, डिफरेंट स्मूदीज़ बताती हैं, इससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, डिफरेंट जूसेस उसमें चुकंदर वगैरह और स्ट्रॉबेरीज वगैरह का मिक्स करके स्मूदीज़ बताती अच्छा, हैं। पहले सुनने में आता था कि जो पहली जो नानियाँ दादियाँ हुआ करती थी या अम्मियाँ, वो जो है वो चुकंदर का ब्लश ऑन बना के उसको लगाती थी चुकंदर को, और चुकंदर से ही लिपस्टिक लग जाती थी। और इसमें आप देखें कि बाहर की जितनी प्रोडक्ट जो इस वक्त मेकअप की बन रही हैं उसमें चुकंदर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है ब्लशन्स में, लिपस्टिक्स में। तो आप क्या समझते हैं कि नेचुरल डाइट, नेचुरल चीज़ें जिनसे हम दूर हो गए हैं, आज हमें पता ही नहीं इस चीज़ का कि चुकंदर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग उसको सैलेड में भी खाना नहीं चाहते हैं कि उसका कलर उतरता है तो फेस और मुँह के अंदर जो है वो उसका सारा कलर आ जाता है। तो आप बताइए कि ये कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चुकंदर तो बहुत सारे बीट रूट के नाम से आप पढ़ेंगे मार्केट में, आप देखेंगे उस पर लिखा होता है कि बीट रूट एक्सट्रैक्ट और ये वो। चुकंदर इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी। अगेन इवन टोमेटोज, बट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। मेरे ख्याल में जो होम रेमेडीज़ हैं, ठीक है जी, वो आप सिर्फ सुन के या देख के यूज़ मत कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। टोमेटो चेहरे पे लगाने से स्किन एसिडिक हो सकती है और स्किन का बैरियर सारा तबाह हो सकता है, ठीक है जी। मेरे ख्याल में जो डायरेक्ट अप्लाई ना करें आप जो आपको नॉलेज, अब अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तिब की या फिर कुछ हिकमत की, तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई डोमेन, ठीक है जी। मैं नहीं कह रहा कि इनका फ़ायदा नहीं है, डेफिनेटली होगा नेचुरल प्रोडक्ट्स का फ़ायदा, बट मैं उसको नहीं बताऊंगा, ना आप खुद से यूज़ कीजिए। मेरे ख्याल में आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स जैसे विटामिन सी वगैरह में जिनसे लेमन एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, आपको पता है कि जी उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसकी सफाई के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो वो बड़ा ज़रूरी है, उसको डिल्यूट किया जाता है। तो मैं उसको एडवोकेट करता हूँ ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई ना करें, आप एक प्रोसेस चीज़ को जो कि टेस्टेड है डर्मेटोलॉजिकली, आप वो यूज़ कीजिए, क्योंकि वो टेस्ट की गई है स्किन के ऊपर। फ्रूट क्रीम्स है मार्केट में, बिल्कुल जी। लेकिन अगर आपको स्टिल इंटरेस्ट है होम रेमेडीज़ के अंदर, तो प्लीज़ उसके लिए आप किसी अच्छे जो नेचुरल आजकल प्रैक्टिशनर जो आते हैं, नेचुरल जो बताते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, क्योंकि उसमें हमारे से भी लोग आके पूछने का कोई घरेलू टोटका बता दें। अच्छा नहीं, सबसे पहले तो अपनी स्किन टोन देखें ना कि आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन टेक्सचर क्या है, आपकी स्किन टाइप क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो आप कुछ अप्लाई करें, ऐसा ना करें कि वो मेरी फ्रेंड ने किया उसको बहुत फ़ायदा हुआ तो मुझे भी होगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो जाए। और हमारे जो है यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता आ रहा है कि जी आपकी स्किन जो है वो अच्छी है तो मेरी स्किन भी कैसे अच्छी होगी। आप बताएं आप क्या इस्तेमाल करती हैं। किसी ने बता दिया जी मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, वो झूठ मूठ बात बता दी और आपने वही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको क्या पता कि वो ये यूज़, अक्सर औकात मैंने यहाँ ख़वातीन को देखा है कि सही बात नहीं बताती हैं कि आप स्किन पर क्या इस्तेमाल करती हैं, ये चीज़ छुपा जाती हैं। ये क्या मसला है? डॉक्टर साहिबा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप भी फीमेल हैं, ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, आपने खुद से बात इनिशिएट की है। ये क्या मसला है? मैं तो नहीं फीमेल, अच्छा मर्द हजरात भी आजकल ऐसे हो गए बाय द वे, तो मैं उनको भी, लेकिन मोस्टली नहीं है, लेकिन कुछ हो गए, वो नहीं बताते। फीमेल्स तो उनके ऊपर ये लाजिम होता है, स्पेशली जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराने के लिए आती हैं, वो नहीं बताती, वो छुपाती हैं इस चीज़ को। हमारे पास हमारा तो नेचुरल है, बोटॉक्स लगवाए होंगे, फिलर्स लगवाए होंगे, तो क्या किया जी, तो बस खुद ही हो गया, हमने फलानी चीज़ यूज़ की। तो प्लीज़ आप जो सा है इस तरह पूछ के और बता के, हमारी एक पेशेंट ने बताया कि उसकी जो सी है, एक पेशेंट जो उसकी फ्रेंड है, वो बेसन लगाती है मुँह की, उनकी स्किन बड़ी अच्छी है। मैंने कहा आप साथ लेके आइएगा उनको नेक्स्ट टाइम, तो वो साथ आई नेक्स्ट विजिट में। आप यकीन कीजिए उनके पूरे यहाँ पर फिलर्स डले हुए थे, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि फिलर्स कहाँ पर डले हुए हैं, इतना तो हमारा एक्सपीरियंस है, 5 साल से मैं फील्ड के अंदर हूँ। सही। तो फिलर्स थे। अब मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, ना मैंने उनकी फ्रेंड को बताया, मैंने कहा कि अब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिलर्स थे। तो प्लीज़ जो उनसा है, सिर्फ आपको उसने कह दिया तो वो चीज़ वो कर रही होगी, ऐसा नहीं होता। यही तो मैं कह रही हूँ। यहाँ पर प्रोफेशनल्स आते हैं, आप आए और पूछें। बिल्कुल, स्किन के मामले में बहुत एहतियात करें, स्किन के मामले में किसी किस्म का भी जो है कोई रिस्क मत लें, क्योंकि फिर रिस्क वाली बात बन जाती है कि बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। ये ना करें। अपने फेस की हिफाजत जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है और इंडिविजुअल आप इसको जो है वो ठीक रखें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी जो आप ये परमानेंट मेकअप की बात कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि 6 मंथ तक जो है वो इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, जिसमें आप पूरी जो है वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसमें कलर जो है वो आपका फेड नहीं होता और ऐसे लगता है कि आपकी बेस बनी हुई है, हर वक्त जो है वो आप ग्लो कर रही होती है स्किन। तो ये 6 मंथ तक रहता है और 6 मंथ के बाद दोबारा इसको करवाना पड़ता है?
अच्छा जी, हर टेक्निक के अपने अपने टाइम लिमिट्स हैं। जैसे फॉर अच्छा। एग्जांपल अगर मैं अब बीबी ग्लो, जिसको हम लोग बीबी फाउंडेशन लगाने को कहते फाउंडेशन, हैं, ठीक है। सेमी परमानेंट फाउंडेशन भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। वो जी आपका लास्ट करता है 6 मंथ तक। ओके। क्योंकि हमने रोज़ाना मुँह धोना है, पसीना भी रोज़ाना आना है, तो वो इतना लास्ट नहीं करता। सही। 6 मंथ तक वो लास्ट करता है जी। उसके बाद अगर हम बात करें आईब्रोज़ की, आईब्रोज़ लास्ट कर जाती हैं अराउंड 2 ईयर्स टू 2.5 ईयर्स, 2.5 साल तक आपके ठीक। चेहरे पे आईब्रोज़ रहती हैं। ठीक है। ठीक है जी। जो आपके परमानेंट लिप्स हैं वो एनीवेयर बिटवीन 2 मंथ्स टू 4 मंथ्स तक लास्ट करते हैं। अच्छा, बस इतना ही? जी, लिप्स इतने ही लास्ट करते हैं। तो हर टेक्निक अलग अलग है, करने का तरीका भी अलग अलग है। आईब्रोज़ 1 टाइम है, लिप्स 1 टाइम ट्रीटमेंट है। बीबी ग्लो के लिए आपको 4 दफ़ा आना पड़ेगा 1 महीने में, हर हफ्ते के बाद। अच्छा। क्योंकि हम उसको स्लाइटली, उनकी बहुत छोटी नीडल होती है, आपको इतने ट्रिक भी फील नहीं होती, तो हमें बहुत स्लोली डिपॉजिट करना पड़ता है कलर को, ताकि वो ओवर, क्योंकि अगर हमने सारा एक दफ़ा लगा दिया तो वो सारा का सारा शेड ऑफ हो जाएगा विद इन 1 वीक, तो हमें फ़ायदा नहीं है उसका। आप एक ही नेचुरल में रहते हैं, एवरी में रहते हैं, या फिर वाइटनिंग में भी जो है हो जाते हैं? मैं आपके पास वो खवातीन तो अपनी कहती किट होंगी लेके white कर आता, दें हमें। मुझे तो अगर आइडिया होता हम इससे बात कर रहे हैं, उसमें देयर आर सेट ऑफ शेड्स, हर स्किन टोन के साथ वो शेड है। डार्क भी हैं, लाइट भी हैं, आइवरी भी हैं, सही। और बहुत ज़्यादा वनीला शेड्स भी हैं, और बहुत डार्क टोन के अंदर भी हैं। ठीक है जी, मैं वो साथ कभी इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम हो तो मैं साथ लाजमी लेके आऊँगा वो। बिल्कुल ठीक। हम उससे कंटोरिंग भी कर सकते हैं विद डार्कर शेड्स, उससे आपके स्किन पे नेचुरली कंटोरिंग लगेगी। सही, तो और सही। साथ में ब्लशिंग भी हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। सही इट्स है। वेरी वेरी इनोवेटिव, बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज देखिए हैं। कि दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है, Exactly. और कहाँ से कहाँ जो है वो बात पहुँच गई है कि हर चीज़ जो है वो हमारे पास टेक्निकल हो गई है। टेक्निकल फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम परमानेंट मेकअप कर लेते हैं, बालों को परमानेंट जो है वो स्ट्रेट रखा जा सकता है, या जो है पम्प्स रखा जा सकता है, जैसे मतलब डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना चाहते हैं। लेकिन जो एक नेचुरल चीज़ अल्लाह ने हमें अता की है, जो हमारा चेहरा है जो बनाया हुआ है, जो खूबसूरत है, ऑलरेडी खूबसूरत हैं, उन्हें तो इस तरफ नहीं जाना चाहिए ना। उनको तो इसी पर जब इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि, और जब आप लालच करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएं, तो क्या इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत होना है, फिर वो शक्ल बिगड़ जाती है। अच्छा जी, मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि खूबसूरती जो सी है उसको हम लोग एक दायरे में कैद नहीं कर सकते। खूबसूरती आपके लिए अलग है, मेरे लिए खूबसूरती अलग है, शायद हमारे जो कैमरामैन के लिए खूबसूरती अलग होगी। तो खूबसूरती का एक जाविया नहीं है, खूबसूरती हर इंसान के लिए अलग अलग है। मेरे ख्याल में देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप कुछ इम्प्रूव करवा रहे हैं तो ज़रूर करवाइए, बट आप ये देख लीजिए कि जौन सा है आपकी स्किन का जो नॉर्मल एक जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो। ठीक है जी, और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स कराने के लिए कोई मज़ाइका नहीं है उसमें, लेकिन देख लीजिए कि आप करवा के रहें। आपको नॉलेज आजकल, आप यकीन करें, गूगल के ऊपर सब कुछ मिल जाता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है जी, आप वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएं या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, आप जाके उसकी सुने उस वक्त। हाँ, वहाँ पर आप साथ फ़ोन खोल के नहीं बैठ सकते कि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है ऐसा। ये प्लीज़ चीज़ ना कीजिए, और यहाँ तो इवन आके पेशेंट ये कहते हैं कि नहीं जी हमें ये वाले जो है वो डिजीज़ नहीं है, हमें ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, हमें ये वाला मेंटल डिसऑर्डर है, देखें इसके सिम्टम्स इसमें लिखे हुए हैं। अब वो सिम्टम्स वो जो उनको हो रहे होते हैं वो 3 सिम्टम्स होते हैं, वो तीनों वो उसके साथ रिलेट कर देते हैं कि नहीं जी ये है, आप ज़रा दोबारा इसको रीचेक करें। अब काफ़ी दफ़ा हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन गूगल सर्च जो है ना वो अच्छी बात भी है और ये एक बहुत बैड टेक्निक भी है, क्योंकि इससे आप जो है ना सारे का सारा डिपेंड ऑन गूगल करना शुरू कर देते हैं कि गूगल ने सही कह दिया है। तो वो अक्सर औकात इसके लतीफ़े भी बने हैं ना कि जब किसी ने कहा कि भाई गूगल बताओ कि ये रास्ता किधर को जाता है, तो वो फिर अपने रास्ते को जो है वो आप जिस रास्ते पे आपको लेके जाएगा आप तो उस रास्ते पे चले जाएंगे, और अक्सर औकात मैप आपको गलत रास्ते पे ले जाता है और फिर आपको यू टर्न लॉन्ग लेकर जो है वापस आना पड़ता है। इसलिए अपने रास्तों का इंतखाब और अपनी स्किन की ट्रीटमेंट का इंतखाब जो है वो खुद करें, किसी के कहने से ना करें, क्योंकि ये आपके लिए डैमेज हो सकता है, आपके माइंड को भी। और जब स्किन अच्छी नहीं ना होती, चेहरा नहीं साफ़ सुथरा होता, तो इंसान वैसे ही डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसी कितनी आपके पास जो है वो ख़वातीन आती हैं जो कहती हैं कि बस जल्दी से हमारा ट्रीटमेंट कर दें और हफ्तों में हमें ठीक कर दें, लेकिन ये ट्रीटमेंट कितना दिन लेता है? अच्छा जी, ये हमारे पास 99.9% लोग आते हैं। हाँ, जो कुछ पढ़े लिखे हैं, जो मोस्टली जो हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं उनको थोड़ा आइडिया होता है कि भाई इट विल टेक सम टाइम लगेगा, बट उनमें से मोस्टली वो हम लोग चाहते हैं क्विक फिक्स। शादी है 1 हफ्ते बाद और आके कहते हैं जी हमारी एक्ने स्कार ख़त्म करें। जी ऐसा नहीं है, इवन सर्जरी की भी लिमिटेशंस हैं और हम तो नॉन सर्जिकल कर रहे हैं। ठीक है जी, आप उस चीज़ को इतना एक हवा ना बनाएं। और पहली बात मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं,
हर इंसान खूबसूरत है वन वे और अनदर। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है और ये सब प्रोफेशनल की थिंकिंग होती है जो भी आपके है। तो आप अपनी खूबसूरती को आप पहचानिए कि आप में क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जो आपके पास वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास आपके पास नहीं है। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो सा एक चीज़ दी हुई है ऐसी, और इंसान परफेक्ट नहीं है, तो कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। तो जी टाइमिंग जो उनसे हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल एक दे सकूं, जो एक्नी ट्रीटमेंट जो हम करते हैं एक्नी स्कार्स का बेसिकली, उसको हम लोग कहते हैं कोलेजन इंडक्शन थेरेपी। अच्छा। कोलेजन इंडक्शन थेरेपी इटसेल्फ 3 महीनों में कंप्लीट होती है। अगर हम 3 सेशंस करेंगे तो वो कहलाएगी कोलेजन इंडक्शन थेरेपी। अगर मैं 1 सेशन करूँगा वो कहलाएगी माइक्रो नीडलिंग। ठीक है जी। अब वो 28 दिन का गैप देना पड़ता है हमें, क्योंकि स्किन टर्नओवर 28 डेज़ का होता है। ठीक है जी। 28 दिनों के बाद जो हम दोबारा सेशन नया कर सकते हैं। तो अब आप खुद देखें, अगर किसी के बहुत डीप स्कार्स हैं, हाँ, उसको मैं कैसे एक सेशन को 1 हफ्ते में करके पारी कर, वो हीलिंग स्किन की नहीं होगी 1 हफ्ते के अंदर। तो जी आपको टाइम के साथ आना पड़ेगा, एटलीस्ट एक्नी स्कार्स देख के आइडिया होता है, सबर करके आना पड़ेगा। और यहाँ पर अच्छा, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक दफ़ा करा लिया फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली, फिर वो कहते हैं कि हमें वो फ़र्क नहीं है जो हम अपने माइंड में सोच के आए हैं। तो प्री रिक्विजिट बना के ना आइए, आके आप देखिए कि आपकी स्किन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। हाँ। अगर एक ट्रीटमेंट मेरे पे बहुत अच्छा काम कर गया है, जरूरी नहीं है कि सब आप पे अच्छा काम करे, वो आपकी स्किन अलग रिस्पॉन्ड करेगी उसको। इस तरह जो है आप हर बंदा इंडिविजुअल है और हर बंदा इंडिविजुअली जो है उसको हम उसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा तहम्मुल चाहिए होता है। और ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योंकि है तो आपको रिजल्ट बहुत वाजिया नज़र नहीं आते, भले कभी बार तो स्किन आपको ज़्यादा ख़राब लगती है आपको इनिशियल वीक्स के अंदर, और बाद में जाके बेहतर होती है। और अगेन एक चीज़ मैं और ऐड कर दूंगा आपके तरफ से कि जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी जी एक लिमिटेशन है। सही। हम कभी भी वादा नहीं करते किसी को भी, मैं स्पेशली, कि हम 100% रिजल्ट देंगे आपको। बिल्कुल ठीक है। 70% रिजल्ट इज़ माई लिमिटेशन, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। और मैं आपको कभी भी क्लेम नहीं करूंगा कभी भी आपके किसी भी कंसल्टेशन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। जाहिर बात है कि जो आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक दूसरे की स्किन पर जो है वो 70% तो प्रॉपर काम करेगी, लेकिन उसको 100% करने की आप तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बट अगर वो वहाँ पर ना हो तो उसके लिए टेक सम टाइम आप उसको जो है वो हम रेफर कर दें उनको सर्जिकल टीम के पास कि आप इनका ये फैट निकाल दीजिए, फिर लाइपोसक्शन कर दीजिए। बिल्कुल, तो ये जनाब हम कर सकते हैं। बर्दाश्त हमारी कौम में लाजमी जो है वो एक एलिमेंट जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, साइड पर हो गया है, कहीं ये आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन ख़राब हो गई है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक टाइम आया था डॉक्टर अली के मेरी स्किन पर बहुत से छोटे छोटे पिंपल्स बन गए थे, और इतने बारीक बारीक वो पिंपल्स थे कि जब मैं जिस डॉक्टर के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती थी उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो गई है और आपने पता नहीं कौन सी क्रीम लगाई है कि क्या हो गया है। ये मेकअप रेगुलर करने की वजह से था, और मेरा मेकअप का जो है वो ड्यूरेशन इतना ज़्यादा था कि मैं जो है वो अक्सर औकात मेकअप में ही सो जाती थी, इतनी थक जाती थी, जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है वो ख़राब हो गई। और फिर वो ऐसी ख़राब हुई कि उसको ठीक होते होते पूरे 2 महीने लग गए, और 2 महीने तक मैं अपना फेस छुपा कर जो है वो घर में बैठी रही कि आप किसी को नहीं दिखा सकते। इवन हमारे घर में जो एक काम करने वाली भी आती थी वो भी मेरा चेहरा देखकर जो है ना वो अजीब सी जो है वो शक्लें बनाती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ क्या हो गया है, और मैंने ये अपने साथ क्या कर लिया, ये मुझ पे गुजरी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो दाने किसी तरीके से ख़त्म होने का नाम नहीं लेते थे। 100 ट्रीटमेंट्स जो है वो करवा लिए थे। फिर जो है वो एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास में गई, उन्होंने मुझे जो है वो कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स और ट्रीटमेंट जो है वो दिया, जिसके बाद जो है वो मेरी स्किन अब आपके सामने है। तो ये ऐसा हो जाता है, अक्सर औकात लोगों के साथ होता है, लोगों के साथ ही होता है इस दुनिया में। मेरे साथ हुआ, इसलिए मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया कि किसी के कहने पे भी कोई भी क्रीम और ख़ास तौर पे मेकअप ज़्यादा देर तक स्टे मत करें अपने फेस के ऊपर। आप जितनी जल्दी हो सके मेकअप से जान छुड़वाएं। लोग कहते हैं कि मेकअप उतार दिया तो हमारी असली शक्ल निकल आएगी, लेकिन असली शक्ल अल्लाह ने जो दिया वो बेहतरीन है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है ना वो साथ साथ लेके चलें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली कि आप तशरीफ़ लाए, आपने जो है वो बेहतरीन तरीके से स्किन की जो भी स्पेशलिटीज़ थी और जो आप ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उसके हवाले से बात की। कोई एक छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें तो। जी बस मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया और मुझे यहाँ पर आपने इतने अच्छी तरीके से हमारी बातचीत हुई। एक सिर्फ मैसेज, जैसे आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं हमें थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान मोटा है या एक इंसान की स्किन ऑलरेडी ख़राब है,
उससे मत कहिए कि तुम्हारी स्किन का क्या हाल हुआ है, तुम कुछ करो। वो कुछ कर रहा है और वो कुछ कर रही है ऑलरेडी, आपके बताने से वो उसको और मजीद नहीं कर सकता। आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको पता है कि इसके कितने मेंटल इफेक्ट्स हैं इसके, तो प्लीज़ आप थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए और दूसरे बंदे को उसके हाल में खुश रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आपने जो है वो बात की, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ प्रोग्राम में जो है वो रहे और हमेशा से जो है वो रहते हैं, और 7 डेज़ इन अ वीक आप ये प्रोग्राम जो है कोहिनूर टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखते हैं। आज जो है वो कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान इस प्रोग्राम से जो है वो कोहिनूर का होता है, और हमारी कोशिश यही होती है कि डेली एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपसे मुलाकात की जाए। सोशल मीडिया पे आप डॉक्टर नबीहा अली खान जहाँ भी लिखेंगे आपको वहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है वो लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। इसमें जो है वो आप इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हमारी टिकटॉक है, या जो भी जो है सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहाँ सब जगह जो है वह मैं मौजूद हूँ और यहाँ भी मौजूद हूँ। इसके साथ आपने यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम देखने के लिए कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखना है, आपको डेट के हिसाब से प्रोग्राम मिल जाएगा। कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, जिनकी स्किन ख़राब है, कोई सवाल करना चाहते हैं आप कमेंट में लिख दीजिए, वो सवाल हम तक जो है वो पहुँच जाएगा। इसी के साथ किसी को भी डैमेज मत करें, मेंटली तौर पर भी नहीं और फिज़िकली तौर पर भी नहीं, क्योंकि अगर मेंटली तौर पर आप किसी को बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं कि आपकी स्किन ख़राब है, आपकी स्किन तो ऐसी हो गई है, तो वो शख्स जो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चला जाता है। ना खुद डिप्रेशन लें ना दूसरों को दें, बस खुश रहें और खुश रखें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दें। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।